चैप्टर नंबर 2। ट्रांसफॉर्म सेल्फ लव इनटू एम्पैथी। सेल्फ लव से एम्पैथी तक की यात्रा। कल्पना कीजिए, एक कंपनी में दो कर्मचारी काम करते थे। दोनों की योग्यता लगभग समान थी। दोनों मेहनती थे, दोनों समय पर ऑफिस आते थे और दोनों अपने काम को गंभीरता से लेते थे। लेकिन कुछ महीनों बाद एक कर्मचारी टीम का सबसे पसंदीदा सदस्य बन गया, जबकि दूसरा धीरे धीरे सबसे अलग थलग पड़ गया। दिलचस्प बात यह थी कि दोनों के काम की गुणवत्ता में बहुत अधिक अंतर नहीं था। फिर अंतर कहाँ था? पहला कर्मचारी मीटिंग में केवल अपनी बात नहीं करता था, वह दूसरों की बात भी ध्यान से सुनता था। अगर कोई नया कर्मचारी गलती करता तो वह उसे नीचा दिखाने के बजाय समझाने की कोशिश करता। वह लोगों के विचारों को महत्व देता था। दूसरा कर्मचारी हर बातचीत को अपने इर्द गिर्द ले आता था। अगर कोई अपनी समस्या बताता तो वह तुरंत अपनी कहानी सुनाने लगता। अगर किसी को सफलता मिलती तो उसे अपनी उपलब्धियां याद आने लगती। अगर कोई सलाह देता तो उसे लगता कि उसकी बुद्धिमानी पर सवाल उठाया जा रहा है। और धीरे धीरे लोगों ने उससे दूरी बनानी शुरू कर दी। अब सवाल यह है, क्या दूसरा व्यक्ति बुरा इंसान था? जरूरी नहीं। संभव है कि उसे खुद भी यह एहसास ना हो कि वह हर परिस्थिति को अपनी नज़र से देख रहा है। और यही इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण विषय है। क्या हर इंसान थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड होता है? जब हम नार्सिसिज्म शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे मन में किसी ऐसे व्यक्ति की छवि बनती है जो अहंकारी हो, दूसरों को छोटा समझता हो और केवल अपनी ही तारीफ सुनना चाहता हो। लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक गहरी है। हर इंसान अपनी कहानी का मुख्य पात्र होता है। सुबह उठते ही सबसे पहले हम किसके बारे में सोचते हैं? अपने काम के बारे में, अपनी समस्याओं के बारे में, अपने भविष्य के बारे में, अपनी चिंताओं के बारे में। यह स्वाभाविक है। हमारा दिमाग सबसे पहले हमारी सुरक्षा, हमारी पहचान और हमारी जरूरतों पर ध्यान देता है। यही कारण है कि हम दुनिया को अक्सर अपनी आंखों से देखते हैं। समस्या तब शुरू होती है जब हम यह मान लेते हैं कि हमारी भावनाएं ही सबसे महत्वपूर्ण हैं और दूसरों की भावनाएं कम महत्वपूर्ण हैं। यहीं से सेल्फ लव धीरे धीरे सेल्फ ऑब्सेशन में बदलने लगता है। हेल्दी सेल्फ लव और टॉक्सिक सेल्फ लव के बारे में बात करते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा भ्रम दूर करना जरूरी है। आजकल सेल्फ लव की बहुत चर्चा होती है और होनी भी चाहिए, लेकिन हेल्दी सेल्फ लव और टॉक्सिक सेल्फ लव में बहुत बड़ा अंतर है। हेल्दी सेल्फ लव आपको अपने सम्मान की रक्षा करना सिखाता है। यह कहता है, मैं अपनी गलतियों से सीख सकता हूँ, मैं अपनी सीमाओं का सम्मान करूँगा, मैं अपनी देखभाल करूँगा ताकि दूसरों को भी बेहतर मदद कर सकूँ। लेकिन टॉक्सिक सेल्फ लव धीरे धीरे एक अलग दिशा में ले जाता है। यह कहता है, मेरी बात सबसे सही है। अगर किसी ने मेरी आलोचना की तो वह मेरा दुश्मन है। अगर किसी और को सफलता मिली तो शायद मुझे कम महत्व मिल जाएगा। ध्यान दीजिए, बाहर से दोनों में आत्मविश्वास दिखाई दे सकता है, लेकिन अंदर से दोनों बिल्कुल अलग है। एक व्यक्ति खुद को स्वीकार करता है, दूसरा व्यक्ति लगातार दुनिया से अपनी महानता की पुष्टि चाहता है। और यही अंतर आगे चलकर उसके रिश्तों, करियर और नेतृत्व को प्रभावित करता है। एक छोटी सी कहानी। एक शिक्षक अपनी कक्षा में एक प्रयोग कर रहे थे। उन्होंने सभी छात्रों से कहा, आज पूरे दिन कोशिश करना कि जब भी कोई दूसरा व्यक्ति अपनी बात कहे तुम उसे बीच में ना टोको। अगले दिन उन्होंने सभी से पूछा, सबसे कठिन काम क्या था? लगभग सभी छात्रों का उत्तर एक जैसा था, सर हमें बार बार ऐसा लग रहा था कि हमारी बात ज्यादा महत्वपूर्ण है। शिक्षक मुस्कुराए और बोले, यही इंसानी स्वभाव है। हम सुनने से ज्यादा बोलना चाहते हैं, क्योंकि हमारा मन लगातार अपने बारे में सोचता रहता है। यह कहानी हमें एक गहरी सच्चाई सिखाती है। अधिकांश लोग बुरे श्रोता इसलिए नहीं होते क्योंकि वे दूसरों का सम्मान नहीं करते। वे इसलिए नहीं सुन पाते क्योंकि उनका मन लगातार अपने ही विचारों से भरा रहता है। इस अध्याय में हमारा उद्देश्य सेल्फ लव को खत्म करना नहीं है, बल्कि उसे संतुलित करना है। क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं का सम्मान करता है वह दूसरों का सम्मान करना भी सीख सकता है। लेकिन जो व्यक्ति केवल स्वयं को ही देखता है वह कभी भी गहरे रिश्ते नहीं बना सकता। आगे हम समझेंगे कि नार्सिसिज्म धीरे धीरे कैसे विकसित होता है,
क्यों कुछ लोग हमेशा वैलिडेशन चाहते हैं और कैसे बिना एहसास के हम भी कई बार उसी जाल में फंस जाते हैं। यहीं से हमारी अगली यात्रा शुरू होगी। क्या होता है जब सेल्फ लव वैलिडेशन की भूख बन जाता है। पिछले भाग में हमने समझा कि हर इंसान स्वाभाविक रूप से अपनी दुनिया का केंद्र होता है। यह कोई दोष नहीं है, बल्कि मानव स्वभाव का हिस्सा है। लेकिन जब यही स्वभाव सेल्फ लव संतुलन खो देता है, तब वह धीरे धीरे एक ऐसी आदत में बदल सकता है जो हमारे रिश्तों, करियर और व्यक्तित्व को नुकसान पहुंचाने लगती है। यहीं से शुरू होती है वैलिडेशन की भूख। वैलिडेशन आखिर है क्या? वैलिडेशन का अर्थ है दूसरों से यह सुनने या महसूस करने की इच्छा कि तुम अच्छे हो, तुम सही हो, तुम सबसे बेहतर हो। हर इंसान को थोड़ी बहुत वैलिडेशन की जरूरत होती है। जब बच्चा पहली बार चलना सीखता है और उसके माता पिता ताली बजाते हैं, तो उसे आत्मविश्वास मिलता है। जब कोई कर्मचारी अच्छा काम करता है और उसका मैनेजर उसकी प्रशंसा करता है, तो उसका मनोबल बढ़ता है। यह स्वस्थ है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हमारी खुशी पूरी तरह दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर होने लगती है। तब हम अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की तालियों के लिए जीने लगते हैं। और जिस दिन ताली नहीं मिलती, उस दिन हमें लगता है कि हमारी कीमत कम हो गई है। चलिए इसे कहानी से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि दो दोस्तों ने एक ही दिन सोशल मीडिया पर अपनी अपनी तस्वीर पोस्ट की। पहले दोस्ती की तस्वीर पर कुछ ही घंटों में हजारों प्रतिक्रिया आ गई। दूसरे दोस्ती की तस्वीर पर बहुत कम लोगों ने प्रतिक्रिया दी। अब दोनों की मानसिक स्थिति देखिए। पहला दोस्त खुश है, दूसरा दोस्त बेचैन हो गया। वह बार बार अपना फोन खोलकर देख रहा है। इतने कम लोग क्यों देख रहे हैं? क्या मेरी तस्वीर अच्छी नहीं थी? क्या लोग मुझे पसंद नहीं करते? ध्यान दीजिए, तस्वीर नहीं बदली, वह व्यक्ति भी नहीं बदला, लेकिन उसका आत्मविश्वास कुछ अंकों और प्रतिक्रियाओं के साथ ऊपर नीचे होने लगा। यही वह क्षण है जब हमारा आत्मसम्मान धीरे धीरे बाहरी दुनिया के नियंत्रण में चला जाता है। अब एक ऑफिस का उदाहरण समझते हैं। एक टीम में दो कर्मचारी थे, विकास और नीरज। दोनों ने एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर मेहनत की। मीटिंग में मैनेजर ने नीरज की तारीफ कर दी, लेकिन समय की कमी के कारण विकास का नाम नहीं लिया गया। मीटिंग खत्म होते ही विकास के मन में विचार आने लगे, शायद मेरी मेहनत किसी ने देखी ही नहीं, या मैनेजर मुझे पसंद नहीं करते। अब मैं इतना प्रयास क्यों करूं? अगले कुछ दिनों में उसका उत्साह कम हो गया। उधर नीरज ने बाद में विकास से कहा, तुम्हारे बिना यह प्रोजेक्ट पूरा ही नहीं हो सकता था। तब विकास को एहसास हुआ कि उसने पूरी कहानी अपने मन में खुद बना ली थी। कई बार हमें चोट वास्तविक घटना से नहीं, बल्कि अपनी बनाई हुई व्याख्या से लगती है। नार्सिसिज्म हमेशा घमंड नहीं होता। जब हम नार्सिसिज्म की बात करते हैं, तो अक्सर हमें एक ऐसा व्यक्ति याद आता है जो हमेशा अपनी तारीफ करता है। लेकिन इसका एक छिपा हुआ रूप भी होता है। कुछ लोग बाहर से बहुत विनम्र दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर लगातार यह सोचते रहते हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? क्या मैंने कोई गलती कर दी? क्या मैं अच्छा हूँ? पहली नज़र में यह विनम्रता लग सकती है, लेकिन कई बार यह भी अत्यधिक सेल्फ फोकस का ही एक रूप होता है। क्यों? क्योंकि पूरा ध्यान फिर भी अपने ऊपर ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक व्यक्ति खुद को सबसे महान मानता है, जबकि दूसरा लगातार खुद को दूसरों की नजरों से मापता रहता है। दोनों ही स्थितियों में मन का केंद्र मैं बना रहता है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न, जरा अपने जीवन के बारे में सोचिए। जब कोई आपकी बात काट देता है, जब कोई आपकी प्रशंसा नहीं करता, जब कोई आपकी राय से सहमत नहीं होता, तब आपके मन में सबसे पहला विचार क्या आता है? क्या आप तुरंत सामने वाले को गलत मान लेते हैं, या आप यह भी सोचते हैं कि शायद उसकी परिस्थिति, उसका अनुभव या उसका दृष्टिकोण अलग हो सकता है? यहीं से इमोशनल मैच्योरिटी की शुरुआत होती है, वैलिडेशन से फ्रीडम की ओर। यदि आपकी खुशी हमेशा दूसरों की राय पर निर्भर करेगी, तो आपका मन कभी स्थिर नहीं रहेगा। आज कोई आपकी तारीफ करेगा तो आप खुश होंगे, कल वही व्यक्ति आलोचना करेगा तो आप टूट जाएंगे।
लेकिन जिस दिन आपका आत्मसम्मान आपके मूल्यों, आपके चरित्र और आपके प्रयासों पर आधारित होगा, उस दिन बाहरी दुनिया का प्रभाव कम होने लगेगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप फीडबैक लेना बंद कर दें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आप फीडबैक को सीखने का साधन बनाएं, अपनी पहचान का आधार नहीं। अब तक हमने समझा कि सेल्फ लव कब टॉक्सिक बन जाता है और वैलिडेशन की भूख हमें कैसे नियंत्रित करती है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, अगर हमें केवल अपने बारे में सोचने की आदत है, तो हम सच में किसी दूसरे इंसान को समझना कैसे सीख सकते हैं। अगले भाग में हम एम्पैथी की शक्ति को समझेंगे, दूसरों की भावनाओं को महसूस करने की क्षमता, डीप लिसनिंग की कला, और क्यों यही गुण महान नेताओं, सफल उद्यमियों यानी बिजनेसमैन और मजबूत रिश्तों की सबसे बड़ी पहचान होती है। एम्पैथी, दूसरों की आंखों से दुनिया देखने की कला। अब तक हमने समझा कि हर इंसान स्वाभाविक रूप से अपने बारे में अधिक सोचता है। हमने यह भी देखा कि जब सेल्फ लव संतुलन खो देता है तो वह वैलिडेशन की भूख में बदल सकता है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या कोई ऐसी क्षमता है जो हमें अपने ही दायरे में बाहर निकालकर दूसरे इंसान को सच में समझना सिखा सके? हाँ, और उस क्षमता का नाम है एम्पैथी। अब बात करते हैं एम्पैथी क्या है। अधिकांश लोग एम्पैथी का अर्थ केवल दया या सहानुभूति समझते हैं, लेकिन वास्तव में यह उससे कहीं अधिक गहरी क्षमता है। एम्पैथी का अर्थ है कुछ समय के लिए अपनी कहानी को एक तरफ रखकर सामने वाले की कहानी को समझने की कोशिश करना। यानी केवल यह सुनना नहीं कि वह क्या कर रहा है, बल्कि यह समझना कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, उसके शब्दों के पीछे कौन सी भावना छिपी है, कौन सा डर है, कौन सी उम्मीद है और कौन सा दर्द है। यहीं से इंसानों को समझने की असली शुरुआत होती है। सिंपैथी और एम्पैथी में अंतर है। मान लीजिए आपका एक दोस्त आपके पास आता है और कहता है, मेरा बिजनेस लगातार घाटे में जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। एक व्यक्ति कहता है, मुझे तुम्हारे लिए बहुत दुख है। यह सिंपैथी है। लेकिन दूसरा व्यक्ति कहता है, मैं समझना चाहता हूं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, शुरुआत कहाँ से हुई, सबसे ज़्यादा चिंता तुम्हें किस बात की है। यहाँ एम्पैथी है। पहला व्यक्ति भावना व्यक्त करता है, दूसरा व्यक्ति भावनाओं को समझने की कोशिश करता है। याद रखिए, लोग हमेशा समाधान नहीं चाहते। कई बार वे सिर्फ इतना चाहते हैं कि कोई उन्हें सच में समझे। सुनना और वास्तव में सुनना। जरा अपने पिछले कुछ दिनों की बातचीत को याद कीजिए। जब कोई आपसे बात कर रहा था, तब आपका ध्यान कहाँ था? क्या आप सच में उसकी बात सुन रहे थे या आप मन ही मन अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे? यही वह आदत है जो हमें दूसरों से दूर कर देती है। अधिकांश लोग बातचीत नहीं करते, वे केवल अपनी अपनी बारी का इंतजार करते हैं। जब सामने वाला बोल रहा होता है, तब हमारा मन पहले से ही जवाब तैयार कर रहा होता है। इसलिए हम उसके शब्द तो सुन लेते हैं, लेकिन उसका अनुभव नहीं समझ पाते। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि दो सेल्स मैनेजर एक ही ग्राहक से मिलने जाते हैं। पहला मैनेजर लगातार अपनी कंपनी की उपलब्धि बताता रहता है, हम इतने सालों से काम कर रहे हैं, हमारे इतने क्लाइंट हैं, हमारी टीम सबसे बेहतर है। 20 मिनट तक केवल वही बोलता रहा। दूसरा मैनेजर मीटिंग की शुरुआत एक अलग तरीके से करता है। वह पूछता है, आपके बिजनेस की सबसे बड़ी चुनौती इस समय क्या है? अगर अगले 6 महीने में केवल एक समस्या हल हो जाए तो वह कौन सी होगी? आप अपने कस्टमर के बारे में सबसे ज़्यादा किस बात को लेकर चिंतित रहते हैं? अब सोचिए, इन दोनों में डील मिलने की संभावना किसकी अधिक होगी? ज़्यादातर मामलों में दूसरे व्यक्ति की। क्यों? क्योंकि उसने प्रोडक्ट बेचने से पहले इंसान को समझने की कोशिश की। याद रखिए, लोग पहले यह महसूस करना चाहते हैं कि आप उन्हें समझते हैं, उसके बाद ही वे आपकी बात सुनने के लिए तैयार होते हैं। चलिए इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। दो बचपन के दोस्त थे, आरव और मोहित। एक दिन मोहित कई दिनों तक किसी से बात नहीं कर रहा था। आरव ने सोचा, शायद उसे अब मेरी दोस्ती की जरूरत नहीं है।
वह भी चुप हो गया। कुछ सप्ताह बाद पता चला कि मोहित के पिता गंभीर रूप से बीमार थे और वह मानसिक रूप से बहुत परेशान था। उसने किसी से दूरी इसलिए नहीं बनाई थी क्योंकि वह नाराज था, बल्कि इसलिए क्योंकि वह अपने संघर्ष से जूझ रहा था। आरव को उस दिन एक गहरी बात समझ आई। हम अक्सर लोगों के व्यवहार को देखकर निर्णय लेते हैं, लेकिन उनके संघर्ष को देख नहीं पाते। यही इम्पैथी है। हर व्यवहार के पीछे एक कहानी होती है, और जब तक आप उस कहानी को नहीं समझते, तब तक आप उस व्यक्ति को पूरा नहीं समझ सकते। चलिए अब बात करते हैं डीप लिसनिंग की कला के बारे में। अगर आप अपने रिश्तों, अपने बिजनेस और अपने लीडरशिप स्किल को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं, तो एक आदत विकसित कीजिए। जब कोई बोल रहा हो तो बीच में मत टोकिए, उसकी बात पूरी होने दीजिए। फिर जवाब देने से पहले 2 सेकंड रुकिए और अपने आप से पूछिए, मैंने उसके शब्द सुने हैं, लेकिन क्या मैंने उसकी भावना भी समझी है? यही 2 सेकंड आपको एक साधारण कम्युनिकेटर से एक प्रभावशाली लीडर बना सकते हैं। इस भाग की सबसे बड़ी सीख, एम्पैथी का अर्थ यह नहीं कि आप हर व्यक्ति से सहमत हो जाएं। एम्पैथी का अर्थ यह है कि आप असहमति के बावजूद सामने वाले के अनुभव को समझने की कोशिश करें, क्योंकि जिस दिन आप लोगों को उनकी नज़र में देखना सीख जाते हैं, उसी दिन से लोग भी आपको अलग नज़रिए से देखने लगते हैं। और यही किसी भी मजबूत रिश्ते, सफल नेतृत्व और प्रभावशाली व्यक्तित्व की सबसे बड़ी नींव है। अगले भाग में हम देखेंगे कि एम्पैथी का सबसे बड़ा प्रभाव मैरिज, फैमिली, फ्रेंडशिप और वर्क प्लेस रिलेशनशिप पर कैसे पड़ता है, और क्यों सुनने की कला किसी भी रिश्ते को बदल सकती है। चलिए अब हम बात करते हैं एम्पैथी रिश्तों को कैसे बदल देती है। अब तक हमने समझा कि एम्पैथी केवल एक अच्छी आदत नहीं, बल्कि इंसानों को समझने की सबसे महत्वपूर्ण क्षमता है। लेकिन इसका असली मूल्य तब दिखाई देता है जब हम इसे अपने सबसे करीबी रिश्तों में लागू करते हैं। क्योंकि अजीब बात यह है कि जिन लोगों से हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, अक्सर उन्हें ही सबसे कम समझते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि समय के साथ हम सुनना बंद कर देते हैं और मान लेना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है कि हम सामने वाले को पहले से जानते हैं, लेकिन इंसान हर दिन बदलता है। उसकी परिस्थितियां बदलती है, उसकी जिम्मेदारियां बदलती है, उसके डर बदलते हैं और उसकी प्राथमिकताएं भी बदलती है। अगर हम उसे पुराने नजरिए से देखते रहेंगे, तो धीरे धीरे हमारे बीच दूरी बढ़ने लगेगी। चलिए इसे एक मैरिज की कहानी से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि एक पति रोज ऑफिस से देर से घर आता है। पत्नी सोचती है, अब इन्हें परिवार की परवाह नहीं रही। उधर पति सोचता है, मैं इतनी मेहनत इसी परिवार के लिए कर रहा हूँ, लेकिन कोई मेरी स्थिति समझता ही नहीं। दोनों दुखी हैं, दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, फिर भी दोनों को लगता है कि सामने वाला बदल गया है। असल समस्या प्यार की कमी नहीं है, समस्या समझ की कमी है। एक दिन दोनों बिना आरोप लगाए सिर्फ अपनी भावनाओं के बारे में बात करते हैं। पत्नी कहती है, जब तुम देर से आते हो तो मुझे अकेलापन महसूस होता है। पति कहता है, जब मैं घर आता हूँ और सिर्फ शिकायत सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी मेहनत की कोई कीमत ही नहीं है। पहली बार दोनों ने अपनी बात नहीं, अपनी भावना साझा की, और यहीं से रिश्ता बदलना शुरू हुआ। याद रखिए, रिश्ते बहस जीतने से नहीं, एक दूसरे को समझने से मजबूत होते हैं। चलिए अब हम समझते हैं पेरेंट्स और चाइल्ड रिलेशनशिप के एग्जाम्पल से। अब एक परिवार का दूसरा दृश्य देखिए। एक पिता अपने बेटे से कहते हैं, तुम पूरे दिन मोबाइल चलाते रहते हो। बेटा चुप रहता है। पिता सोचते हैं कि बेटा जिद्दी हो गया है, लेकिन अगर वे थोड़ा समय निकाल कर उससे बात करें, तो शायद उन्हें पता चले कि स्कूल में उसका मजाक उड़ाया जा रहा है और वह उसी तनाव से बचने के लिए मोबाइल की दुनिया में खोया रहता है। कई बार जो व्यवहार हमें आलस से, गुस्सा या जिद लगता है, उसके पीछे कोई अनकहा दर्द छिपा होता है। एम्पैथी हमें उसी दर्द को देखने की क्षमता देती है। चलिए अब हम बात करते हैं फ्रेंडशिप की असली परीक्षा के बारे में। सच्ची दोस्ती केवल साथ हंसने से नहीं बनती, उसकी असली परीक्षा तब होती है जब सामने वाला कठिन समय से गुजर रहा हो। मान लीजिए आपका दोस्त अचानक पहले जैसा बात करना बंद कर देता है। आपके पास दो विकल्प हैं,
पहला, इसने एटीट्यूड दिखाना शुरू कर दिया है। दूसरा, शायद इसकी जिंदगी में कुछ ऐसा चल रहा है जिसके बारे में मुझे अभी पता नहीं है। इन दोनों सोचने के बीच के अंतर में ही एम्पैथी है। कई दोस्तियां इसलिए टूट जाती है क्योंकि हम सवाल पूछने के बजाय निष्कर्ष निकाल लेते हैं। अब हम बात करते हैं वर्क प्लेस में एम्पैथी के बारे में। अब इसे लीडरशिप के नज़रिए से समझते हैं। दो मैनेजर हैं। पहला मैनेजर केवल टारगेट देखता है, उसे सिर्फ रिजल्ट चाहिए। अगर कोई कर्मचारी गलती करता है तो वह तुरंत डांट देता है। दूसरा मैनेजर भी रिजल्ट चाहता है, लेकिन वह पहले यह समझने की कोशिश करता है कि गलती क्यों हुई। क्या ट्रेनिंग की कमी है? क्या कम्युनिकेशन में समस्या थी? क्या कर्मचारी किसी व्यक्तिगत तनाव से गुजर रहा है? ध्यान दीजिए, एम्पैथी का अर्थ यह नहीं कि आप अनुशासन छोड़ दें। एम्पैथी का अर्थ है कि आप निर्णय लेने से पहले पूरी तस्वीर देखें। इसलिए महान लीडर्स केवल लोगों से काम नहीं करवाते, वे लोगों को भी समझते हैं। और जब लोगों को लगता है कि उनका लीडर उन्हें समझता है, तो वे केवल सैलरी के लिए नहीं बल्कि विश्वास के लिए भी काम करते हैं। अब हम बात करते हैं लिसनिंग के बारे में। लिसनिंग सबसे कम आंकी जाने वाली स्किल। अब एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। अगली बार जब कोई आपसे अपनी समस्या साझा करे तो तुरंत सलाह मत दीजिए। पहले उससे पूछिए और बताइए फिर क्या हुआ, उस समय आपको कैसा महसूस हुआ। आप देखेंगे कि सामने वाला पहले से कहीं अधिक खुलकर बात करने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसे पहली बार लगेगा कि कोई उसे सुधारने नहीं, समझने आया है। याद रखिए, लिसनिंग का उद्देश्य जवाब देना नहीं, समझना होना चाहिए। इस भाग की सबसे बड़ी सीख, हर इंसान अपने भीतर एक ऐसी कहानी लेकर चल रहा है जिसे दुनिया पूरी तरह नहीं जानती। अगर आप केवल उसके शब्द सुनेंगे तो आप आधी सच्चाई जानेंगे। अगर आप उसकी भावनाओं को समझेंगे तो आप पूरी तस्वीर देख पाएंगे। और यही है एम्पैथी, और यही वह गुण है जो साधारण रिश्तों को गहरे रिश्तों में बदल देता है। अगले और अंतिम भाग में हम इस पूरे चैप्टर का सार समझेंगे, कुछ शक्तिशाली एम्पैथी एक्सरसाइज करेंगे और जानेंगे कि रोज सिर्फ 10 मिनट की प्रैक्टिस कैसे आपकी कम्युनिकेशन, लीडरशिप, मैरिज, फ्रेंडशिप और बिजनेस सभी को बदल सकती है। अब तक की इस पूरी यात्रा में हमने इंसानी स्वभाव का एक ऐसा पहलू समझा है जो हमारे लगभग हर रिश्ते, हर बातचीत और हर निर्णय को प्रभावित करता है। हमने जाना कि हर इंसान स्वाभाविक रूप से अपने बारे में अधिक सोचता है। यहाँ कोई कमी नहीं है, बल्कि हमारे मस्तिष्क का एक प्राकृतिक गुण है। लेकिन यदि यही स्वभाव केंद्रिता संतुलन खो दे तो यह धीरे धीरे हमें दूसरों की भावनाओं से दूर कर देती है। यहीं से रिश्तों में गलतफहमियां पैदा होती हैं, यहीं से दोस्तियां टूटती हैं, यहीं से परिवार में दूरियां बढ़ती हैं और यहीं से कई अच्छे लीडर भी असफल हो जाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जिस तरह यह आदत सीखी जाती है, उसी तरह इसे बदला भी जा सकता है। और इस बदलाव की शुरुआत होती है एम्पैथी से। इस चैप्टर की 5 सबसे बड़ी सीख। पहली सीख, हर इंसान अपनी दुनिया का केंद्र होता है। जब कोई व्यक्ति आपके साथ रूखा व्यवहार करता है तो जरूरी नहीं कि समस्या आप हो सकता है कि वह अपने ही संघर्षों, डर, तनाव या असुरक्षाओं से लड़ रहा हो। जब हम इस संभावना को स्वीकार करते हैं तो हमारा नजरिया बदलने लगता है। हम तुरंत निर्णय देने की बजाय पहले समझने की कोशिश करते हैं। दूसरी सीख, हेल्दी सेल्फ लव और सेल्फ ऑब्सेशन में अंतर समझिए। स्वयं से प्रेम करना आवश्यक है, लेकिन यदि हमारा आत्मसम्मान केवल दूसरों की तारीफ पर टिका है तो वह हमेशा अस्थिर रहेंगे। वास्तविक आत्मविश्वास तब आता है जब आपका मूल्य आपके चरित्र, आपके प्रयास और आपके सिद्धांतों से तय होता है, ना कि लोगों की तालियों से। तीसरी सीख, सुनना बोलने से अधिक शक्तिशाली है। अधिकांश लोग यह चाहते हैं कि उन्हें कोई समझे, इसलिए अगली बार जब कोई अपनी समस्या बताए तो तुरंत समाधान देने की जल्दी मत कीजिए। पहले उसे पूरी बात कहने दीजिए। कई बार एक अच्छा श्रोता एक अच्छे सलाहकार से भी अधिक मूल्यवान होता है। चौथी सीख, हर व्यवहार के पीछे एक कारण होता है। कोई व्यक्ति गुस्से में है
कोई चुप है, कोई बार बार अपनी उपलब्धियां बता रहा है, कोई लगातार दूसरों से तुलना कर रहा है। इन व्यवहारों के पीछे अक्सर कोई गहरी भावना छिपी होती है। जब आप केवल व्यवहार नहीं बल्कि उसके पीछे की भावना को समझना सीख जाते हैं, तभी आप वास्तव में लोगों को समझना शुरू करते हैं। पांचवी सीख, इम्पैथी कमजोरी नहीं एक शक्ति है। कुछ लोग सोचते हैं कि इम्पैथी रखने का मतलब है हर बात मान लेना, लेकिन यहाँ सही नहीं है। इम्पैथी का अर्थ है सामने वाले को समझना बिना अपनी बुद्धि खोए। आप किसी की भावना को समझ सकते हैं और फिर भी उसके निर्णय से असहमत हो सकते हैं। यही भावनात्मक परिपक्वता है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल एक्सरसाइज की। वन कन्वर्सेशन रूल। अगले 7 दिनों तक रोज केवल एक बातचीत चुनिए। 7 डे इम्पैथी चैलेंज। अब मैं आपको एक छोटा सा चैलेंज देना चाहता हूँ। डे 1, आज किसी एक व्यक्ति की बात बिना बीच में टोके सुनिए। डे 2, आज किसी के व्यवहार पर निर्णय देने से पहले उसके पीछे का संभावित कारण सोचिए। डे नंबर 3, आज किसी से बात करते समय अपने बारे में कम और उसके बारे में अधिक पूछिए। डे नंबर 4, आज किसी ऐसे व्यक्ति को समझने की कोशिश कीजिए जिससे आपकी राय नहीं मिलती। डे नंबर 5, आज पूरे दिन यह ध्यान दीजिए कि आप कितनी बार बातचीत को अपनी तरफ मोड़ देते हैं। डे नंबर 6, आज किसी करीबी व्यक्ति से केवल यह पूछिए, आज तुम्हारा दिन कैसा रहा, और उसका उत्तर ध्यान से सुनिए। डे नंबर 7, रात को 5 मिनट निकाल कर लिखिए, इस सप्ताह मैंने लोगों के बारे में क्या नया सीखा, और सबसे महत्वपूर्ण, मैंने अपने बारे में क्या नया सीखा। अब कल्पना कीजिए, अगर आपकी बात सुनने वाला हर व्यक्ति यह महसूस करे कि यह इंसान मुझे समझता है, तो क्या आपके रिश्ते बदलेंगे? क्या आपका बिजनेस बदलेगा? क्या आपकी लीडरशिप बदलेंगी? बिल्कुल, क्योंकि लोग हमेशा सबसे बुद्धिमान व्यक्ति का अनुसरण नहीं करते। वे उस व्यक्ति पर सबसे अधिक भरोसा करते हैं जो उन्हें समझता है। और समझने की शुरुआत सुनने से होती है। सुनने की शुरुआत धैर्य से होती है। और धैर्य की शुरुआत अपने अहंकार को थोड़ा पीछे रखने से होती है। इस अध्याय में हमने सीखा कि ह्यूमन नेचर को समझने की शुरुआत केवल खुद को समझने से नहीं होती, बल्कि दूसरों की दुनिया को देखने की इच्छा से भी होती है। जब आप अपनी नज़रों के साथ साथ दूसरे व्यक्ति की नज़रों से भी दुनिया देखना सीख जाते हैं, तो आपके निर्णय अधिक संतुलित होते हैं, आपके रिश्ते अधिक गहरे होते हैं, और आपका प्रभाव पहले से कहीं अधिक बढ़ जाता है। अब तक हमने अपनी भावनाओं को समझना और दूसरों की भावनाओं को महसूस करना सीखा, लेकिन एक और गहरा प्रश्न अभी बाकी है। अगर लोग अपनी असली भावनाएं छिपा लेते हैं, तो हम उन्हें पहचानेंगे कैसे? क्यों कुछ लोग मुस्कुराते हुए भी नाराज होते हैं? क्यों कुछ लोग मीठी बातें करते हैं लेकिन उनके इरादे अलग होते हैं? और क्यों हम अक्सर लोगों को उनके शब्दों से पहचानने की गलती कर बैठते हैं? अगले अध्याय में हम सीखेंगे कि इंसान जो चेहरा दुनिया को दिखाता है और जो वास्तविक व्यक्तित्व उसके भीतर छिपा होता है, उनके बीच का अंतर कैसे पहचाना जाए। यहीं से ह्यूमन नेचर की सबसे रोचक और सबसे शक्तिशाली यात्रा शुरू होती है।